दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों अगर आप जनवरी माह में अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जनवरी माह में लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों फिलहाल हमारे इस प्लॉट में अगेती सब्जियों का बुआई का जो काम है वो शुरू होने वाला है। लगभग जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लास्टिक मल्च का जो आखिरी काम है वो बिछाने का काम शुरू किया जा रहा है और यहाँ पर जो बेड वेड जो बनाने का काम है वो भी कंप्लीट हो गया है। ड्रिप इरिगेशन की जो लाइन है वो भी हमने डाल दी है, 16 mm की ड्रिप इरिगेशन लगाई है और यहाँ पर बेड बनाने का काम भी लगभग कंप्लीट हो गया है। अगेती सब्जियाँ अगर आप जनवरी माह में लगा रहे हैं तो बेड बनाकर तो आपको करनी पड़ेगी, प्लास्टिक मल्च भी आपको लगानी पड़ेगी, ड्रिप इरिगेशन भी आपको लगानी पड़ेगी। तो बेड बनाने से पहले आपको कुछ सावधानियां जरूर रख लेनी है। दोस्तों सब्जियों की बुआई से पहले बेड बनाने का जो काम होता है उसमें काफी किसान भाई लापरवाही कर देते हैं। कल मेरे पास कुछ किसान भाइयों के वीडियोज आए थे तो मैंने देखा बेड बनाने में काफी लापरवाही कर रखी थी उन्होंने। भाई बेड बनाने में आप जितनी लापरवाही करोगे आपका उत्पादन उतना ही कम होगा, क्योंकि बेड की आपकी साइज भी अच्छी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से आपको बेड बनाने हैं। आपका टोटल उत्पादन आपके बेड पे डिपेंड करता है, आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है, किस तरह के आपने बेड ढाले हैं और किस तरह से आप उस पर प्लांटेशन करने वाले हो। कल मैं एक किसान भाई के बेड देख रहा था तो बेड की साइज जो है वो इतनी ज़्यादा कर रखी थी कि प्लास्टिक मल्च भी उस पर जो है ठीक तरह से नहीं आ रही थी और बेड की जो ऊंचाई थी वो बिल्कुल नहीं थी। यानी चौड़ाई तो एकदम पूरी रख दी उन्होंने, यानी हमारी जो प्लास्टिक मल्च आती है वो लगभग 3 फीट की आती है और चौड़ाई उसकी मतलब 3 फीट से भी ज़्यादा दे रखी थी। प्लास्टिक मल्च भी उस पर ठीक से कवर नहीं हो रही थी और जो बेड की ऊंचाई थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, यानी आधा फीट भी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा फीट भी नहीं थी मतलब। तो भाई आप ये बताओ कि जड़ों का विकास कहाँ से होगा? बेड क्यों बनाते हैं हम? बेड इसलिए बनाते हैं कि जड़ों का विकास अच्छे से हो, जड़ों को अच्छी मतलब पोली मिट्टी मिल जाए, ज़्यादा मतलब मिट्टी टाइट ना हो, उसके लिए बेड बनाई जाते हैं ताकि जो जड़ें हैं प्लांट की वो और ज़्यादा गहरी जा सके। प्लांट की जड़ें जितनी गहरी जाएंगी प्लांट हमारा उतना ही विकास करेगा, प्लांट की ग्रोथ उतनी होगी और उतना ही हमें उत्पादन मिलेगा, यानी काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। उत्पादन तगड़ा हमें तभी मिलेगा जब जड़ों का विकास अच्छे से होगा और जड़ों का विकास प्लांट का तभी अच्छा होगा जब आपने बेड अच्छे तरीके से ढाले होंगे। काफ़ी किसान भाई इस तरह की गलती करते हैं, यार बेड आप है ना थोड़ा ठीक तरह से बनाया करो। बेड की चौड़ाई जो नीचे से 3 फीट हो लेकिन ऊपर से 2.5 पौने 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी बेड की ऊपर से ऊंचाई जो है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से लेकर और पौने 3 फीट तक ही रखें। नीचे से 3 फीट हो चलेगा लेकिन ऊपर से 2.5 पौने 3 फीट ही रखें ताकि प्लास्टिक मल्च जो है वो आसानी से बिछ जाए। बेड आपका एकदम खुला खुला न रहे दोनों तरफ से। बेड अगर दोनों तरफ से खुला रहेगा यानी प्लास्टिक मल्च ठीक से नहीं आएगी तो हवाओं से आपकी प्लास्टिक मल्च खराब भी हो सकती है और खरपतवार भी वहां पर बहुत ज़्यादा उगेगा। खरपतवार की वजह से आपको पता है फसलों में कितने ज़्यादा रोग आते हैं। सब्जियों में तो सबसे ज़्यादा रोग आपके खरपतवार की वजह से ही आते हैं। तो आपको खरपतवार निकालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप पूछते फिरोगे सर खरपतवार हो गया इसके लिए क्या उपाय करें, कौन सा स्प्रे करें? सब्जियों में स्प्रे अगर आप खरपतवार नाशक या पहली बात तो होता ही नहीं है, और अगर आपको स्प्रे किसी फसल में होता भी है, करते भी हो, तो आपकी फसलें जो हैं वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं, फसलों का विकास वहीं पे रुक जाता है अगर आप खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हो। तो भाई बेड की साइज आपको एकदम अच्छे से रखनी है। इस तरह से आपको बेड बनाने हैं, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं उसी तरीके से आपको अपने बेड बनाने हैं। उसके बाद बात करें प्लास्टिक मल्च की, यहाँ पर हम प्लास्टिक मल्च डाल रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च भी बिछाने का मैं आपको देखो तरीका बता देता हूँ। इस तरीके से आपको प्लास्टिक दोस्तों यहाँ पर हम प्लास्टिक मल्च बिछा रहे हैं और प्लास्टिक मल्च बिछाने का ये तरीका आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। कुछ किसान भाई मिट्टी से इसको दोनों तरफ से पूरा कवर कर देते हैं, यानी लास्ट तक मिट्टी डालते रहते हैं फालतू में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर वापस निकालते समय आपको बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है इसके लिए और मतलब मेहनत भी आपकी ज़्यादा लगती है। तो फालतू का इतना काम आपको नहीं करना है। इस तरीके से आपको जगह जगह इसमें मिट्टी डाल देनी है। लगभग 5 या 6 फीट की दूरी पे आपको मिट्टी डालनी है और मिट्टी दोनों तरफ आमने सामने डालेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से आपको मिट्टी डालनी है और बेड की साइज़ देखिए आप, इस तरीके से आपको बेड बनाने हैं। ये देखिए प्लास्टिक मल्च ने इसको दोनों तरफ से आसानी से कवर कर लिया है। कोई भी मतलब जो है बेड का जो हिस्सा है वो बाहर आपका इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूं। यानी बेड की साइज भी ऊपर से भी बेड की जो साइज है वो एकदम अच्छी खासी साइज है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ जिगजैग होल निकले हुए हैं इस प्लास्टिक मल्च में, यानी कि आपके प्लास्टिक मल्च के जो होल हैं वो इस तरह से आपके ऊपर होने चाहिए। बेड इतना पतला भी नहीं होना चाहिए, इतना सकड़ा भी नहीं होना चाहिए कि ये होल मतलब आपके बेड के नीचे की तरफ आ जाए। तो इस तरीके से आपको जो है प्लास्टिक मल्च बिछानी है। प्लास्टिक मल्च हम यहाँ पर बिछाने का काम जो है वो चल रहा है और आगे आगे हम प्लास्टिक मल्च इसमें बिछाते जाएंगे और उसके बाद में सीड शोविंग
शोविंग यहाँ पर होती रहेगी। और लगभग 10 जनवरी तक हमारा जो ये बुआई का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी किसान भाई एक सवाल और करते रहते हैं कि मिट्टी जो है आपकी बेड बनाते समय किस तरह की होनी चाहिए, सिंचाई पहले करें या बाद में करें। तो भाई मिट्टी आपकी ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए किस तरह की मिट्टी आप देख रहे हैं ना, एकदम सूखी। इस तरह की अगर आपकी मिट्टी होगी, ये देखिए बिल्कुल भी नमी नहीं है इसमें। इस तरह की अगर आपकी मिट्टी होगी, इस तरह की ज़मीन तैयार करके, इस तरह से आप ज़मीन तैयार करके अगर आप बेड बनाएंगे तो आपके प्लांट्स में किसी भी तरह का, मान लो किसी भी तरह का मतलब आपको रोग देखने को नहीं मिलेगा, जड़ गलन वगैरह का, निमातोड वगैरह का। वैसे हमारे एरिया में मतलब हमारे जो खेतों में जो है निमातोड वगैरह की समस्या तो बिल्कुल भी नहीं आती। फंगस वगैरह की समस्या जो है वो ज़रूर आ सकती है। तो अगर आप अपनी ज़मीन की तैयारियाँ जो है सूखी मिट्टी में करोगे, 3-4 बार कल्टीवेशन करोगे, अच्छे तरीके से अगर कल्टीवेशन करोगे, इस तरह से मिट्टी आखिरी कल्टीवेशन के समय या बेड बनाते समय आपकी मिट्टी में इस तरह से मतलब बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। नमी अगर बिल्कुल नहीं होगी, धूप दे देकर यानी हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का अगर आप गैप रखोगे, धूप से उसको ज़मीन को तपने दोगे, तो जितनी भी फंगस आपकी ज़मीन में थोड़ी बहुत मात्रा अगर फंगस की है तो वो धूप से ख़त्म हो जाएगी और आने वाले दिनों में आपकी फसल में जो है फंगस का अटैक बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह की मिट्टी को तैयार करके और उसके बाद में अपने बेड प्रिपरेशन का आपको काम जो है वो पूरा करना होता है। बेड की साइज़ आपको अच्छी रखनी है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है, और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन की आपको लाइन डाल देनी है। ड्रिप इरिगेशन जो है लाइन जो है आपकी प्लास्टिक मल्च बिछाते समय आप इसको ठीक कर लें, यानी एकदम सेंटर में होनी चाहिए। अगर आप जिगजैग होल में प्लास्टिक मल्च ले रहे हैं या किसी भी होल में अगर आप सीधी लाइन में लगा रहे हैं तब भी आपको बीच में ही रखनी है। प्लास्टिक मल्च अगर एकदम सेंटर में होगी तभी आपका बेड जो है उसमें पूरी तरह से नमी होगी। पूरे बेड में नमी तभी बनी रहेगी जब आपकी प्लास्टिक मल्च एकदम सेंटर में रहेगी। तो दोस्तों इस प्लॉट में हमारी बुआई का जो काम है वो लगभग 10 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा जल्दी हम कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो अगेती सब्जियां हैं, जो ज़्यादा अगेती सब्जियां हैं वो उस साइड में लगा भी दी हैं। तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम 10 जनवरी तक ही लगाने का प्लान है। तो 10 जनवरी तक हमारा सीड शोइंग का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो है यहाँ पर हम तोरई लगा रहे हैं और तरबूज लगा रहे हैं। ज़्यादा मतलब तरबूज ही लगाएंगे, तोरई हम कम ही थोड़ी दूर में लगाएंगे, लगभग 1 बीघा में ही लगाएंगे तोरई। बाकी इस पूरे एरिया में जो आप देख रहे हैं इसमें तरबूज लगने वाले हैं और उस साइड में भी ज़्यादा हमने तरबूज ही लगाए हैं। दोस्तों 10 जनवरी तक अगर हमारे तरबूज की बुआई कंप्लीट हो जाती है, 10 मान लो या 15 जनवरी मान लो, 10-15 जनवरी तक अगर हम तरबूज की बुआई कर देते हैं कंप्लीट, तो लगभग इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो हमें लगभग अप्रैल माह में मिल जाती है। 15-20 अप्रैल तक इसकी हार्वेस्टिंग हमें मिल जाएगी और उस समय मंडी भाव का तो क्या ही पता पहले कितने क्या मिलेंगे, अच्छे ही मिलने की उम्मीद है। और मतलब इतना समय तो लग ही जाएगा। और टेम्परेचर अगर भाई काफ़ी डाउन आ जाते हैं, पाले वगैरह और मतलब लंबे समय तक अगर गिरते रहते हैं तब थोड़ी ग्रोथ में कमी आ सकती है, जैसे आज भी पाले गिरे हुए थे। तो इस तरह से अगर लंबे समय तक पाले गिर जाते हैं तब थोड़ा समय ज़्यादा ले सकता है। मौसम अगर अनुकूल बना रहता है, टेम्परेचर मतलब वापस थोड़े जल्दी सुधरने शुरू हो जाते हैं, तो भाई ज़रूर इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ी हमें जल्दी मिल जाती है। और जो तोरई हमने लगाई है या लगाने वाले हैं मतलब जनवरी माह में या 10-15 जनवरी तक, अगर जिन तोरई की सीड शोइंग कंप्लीट हो जाएगी 10-15 जनवरी तक, अगर ज़्यादा पाले वगैरह नहीं पड़े तो तोरई की ज़रूर हमें हार्वेस्टिंग मार्च के आखिरी सप्ताह तक मिल सकती है। तोरई अगर मार्च के आखिरी सप्ताह में हमें हार्वेस्टिंग मिलती है तो उस समय तोरई के मंडी भाव ज़रूर अच्छे मिल जाते हैं। शुरुआती दिनों में जो है मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर और 15 अप्रैल तक तो काफ़ी अच्छे मंडी भाव रहते हैं। हमारी जो मंडियां हैं उनमें 60-70 रुपये तक के मंडी भाव जो है उस समय मिल जाते हैं। उसके बाद ज़रूर डाउन आ जाते हैं। तोरई के मंडी भाव डाउन भी काफ़ी जल्दी आ जाते हैं, 60-70 रुपये से सीधे ही 30-35 रुपये तक आ जाती है और उसके बाद में 10-12-15 रुपये तक बिकती रहती है और उसके बाद तो और भी डाउन आ जाती है। तो तोरई की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो भाई काफ़ी जल्दी करें, उसके बाद तो तोरई के मतलब मंडी भाव जो हैं वो आपको कोई ज़्यादा ठीक ठाक नहीं मिलेंगे। अगर आप 10 जनवरी तक इसकी बुआई कर देंगे तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाए। इस समय अगर आप 10-15 जनवरी तक तोरई की सीड सोइंग कर दोगे तो मौसम भी जो है इसके काफ़ी अनुकूल है। फिलहाल मतलब इतने पाले वगैरह अब 10 जनवरी के बाद में इतने ज़्यादा नहीं गिरेंगे और टेम्परेचर भी मतलब जल्दी सुधरने शुरू हो जाएंगे। 20-25 जनवरी के आसपास टेम्परेचर वापस सुधरने शुरू हो जाते हैं, तो भाई उस समय आपकी तोरई जल्दी जल्दी ग्रोथ कर लेगी और उसके बाद में मार्च तक आपको जो है आखिरी सप्ताह तक जो है तोरई की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और उस समय इसके मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। तोरई और तरबूज वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो भाई ओपन फील्ड में अगर लगा रहे हैं तब तो आप लेट कर सकते हैं, लेकिन अगर लोटरनल वगैरह का खर्चा कर रहे हैं, इतना खर्चा करके अगर आप लगा रहे हैं तो 10 जनवरी से लेट ना करें, उससे पहले पहले बुआई कर दें। जैसा कि हमारी तैयारियां चल रही है, हमारा टारगेट है कि 10 जनवरी से पहले ही हम इसकी बुआई। तो कुछ किसान भाई ये भी पूछते रहते हैं कि तरबूज की या किसी भी तरह की बेल वर्गीय सब्जियों की अगर हम बुआई कर रहे हैं, सीड शोविंग कर रहे हैं,
तो भाई सिंचाई हमें पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए, तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है। आप कोई सा भी काम कर सकते हो, पहले सिंचाई करके और उसके बाद में सीड शोविंग भी कर सकते हो, और या पहले सीड शोविंग करके और उसके बाद में आप सिंचाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं हमेशा हम जो है पहले सिंचाई करता हूँ और उसके बाद में बीज की बुआई कर देता हूँ। हमारे जो बेड है वो बिल्कुल सूखे हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल सूखी मिट्टी है। तो इसमें मतलब जो है ना 6-7 घंटे तक लगातार ड्रिप चलानी पड़ेगी, तब जाके हर बेड में नीचे तक नमी जाएगी और ऊपर तक भी तभी आएगी। मतलब पूरा बेड जो है वो अच्छी तरह से नमी उसमें तभी होगी जब उसमें 6-7 घंटे तक ड्रिप इरिगेशन चलाएंगे। तो पहले मैं सिंचाई करके अच्छी तरह से इसकी सिंचाई कर देता हूँ और उसके बाद में पहले दिन सीड शोविंग हो जाती है और उसके अगले दिन जो है हल्की सी सिंचाई कर देते हैं, 1 या आधे घंटे मैक्सिमम, इतनी सिंचाई करके और उसके बाद छोड़ देते हैं। और उसके बाद में दूसरी जो सिंचाई है वो हम बीज जर्मिनेशन होने के बाद में करते हैं, हल्की सी सिंचाई। अगर पाले वगैरह गिर रहे हैं, ज़्यादा पाले गिर रहे हैं, तब बीच में ज़रूर एक हल्की सी सिंचाई कर देते हैं, वरना बीच में सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पाले वगैरह गिर रहे हैं, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, तब आपको ज़रूर सिंचाई हल्की सी जो है वो कर देनी होती है, वरना जर्मिनेशन में जो है वो काफ़ी समय लग जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण भी दिखाता हूँ। जो हमने थोड़े दिन पहले बीज की बुआई की थी, उनमें थोड़ी-सी जो है बर्फ़ की वजह से या पाले वगैरह गिरे थे, तो उस समय थोड़ी-सी जर्मिनेशन में दिक्कत आई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए बीज, यहाँ पर इन बीजों की बुआई लगभग 15-16 दिन पहले हुई थी और ये बीज जो है अब जाके बाहर निकले हैं और वो भी हल्की सी सिंचाई करने के बाद निकले हैं। साइड में खरपतवार देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि बीज की बुआई किए हुए 15-16 दिन हो गए हैं और बीज देखो अभी बाहर निकला है, अंकुरण अब हुआ है इसका कहीं जाके, वो भी हल्की सी सिंचाई करने के बाद। ये प्लांट जरूर थोड़ा पहले बाहर निकल गया था, ये भी अभी निकल रहा है। और यहाँ पर देखिए आप, ये भी प्लांट जो है ये अभी बाहर निकल रहा है। खरपतवार को देख के आपको इसको भी आइडिया लग गया होगा। ये देखिए एक प्लांट यहाँ पर और दिखाता हूँ मैं, ये भी अभी निकल रहा है, ये देखिए आप, है ना। ये मैंने हल्की सी सिंचाई इसमें करनी पड़ी, उसके बाद कहीं जाकर ये निकले हैं। और दूसरा ये थोड़ा बाहर की तरफ भी है, यानी सबसे आखिर में है, उत्तर साइड में है। तो इस तरह से मतलब इस बेड में जो है ना ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। उत्तर से आने वाली हवाओं की वजह से मतलब ये बेड जो है वो थोड़ा सा सर्दियों के ज़्यादा चपेट में है, इस बेड में ज़्यादा समस्या है, बाकी और कोई बेड में नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।